नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपी क्लासेस 2M पे। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के उन महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्नों पर जो आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। उन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर भी बन सकते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा, और दे सकते हैं अपने सपनों को उड़ान, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपका सिलेक्शन। तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं। पहला ही प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं। विकल्प हमारे हैं पीलीभीत, आगरा, मथुरा या मेरठ। तो बताइए, मेले से संबंधित प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं। एक मेले की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 2250 मेले का आयोजन, 2250 मेले प्रतिवर्ष। उत्तर प्रदेश में इतने मेले 2250 यानी 2250 मेले प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। अगर सर्वाधिक मेले की बात करें तो वह मथुरा जिले में सर्वाधिक जिले, अगर वहीं सबसे कम मेले की बात करें तो हमारे पीलीभीत जिले में सबसे कम मेले आयोजित किए जाते हैं। अगर सर्वाधिक मेले की बात करें तो सर्वाधिक मेले उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में लगते हैं। अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा में कुल 46 मेले प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। वहीं आगरा की बात करें तो कैलाश मेला हमारे आगरा का काफ़ी प्रचलित मेला है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। वहीं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर नौचंदी का मेला पूछे तो वह मेरठ में, नौचंदी का अगर मेला पूछा जाए तो नौचंदी का मेला मेरठ में आयोजित किया जाता है। वहीं कैलाश मेला आगरा में। अगर वहीं सुलहकुल महोत्सव की बात करें तो वह भी आगरा में आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ स्थित है। आपको बताना है लॉर्ड कॉर्नवालिस का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका पूछ रहा है प्रश्न कि इसका कब्र कहाँ स्थित है। विकल्प हमारे हैं गाजीपुर, ग्वालियर, जौनपुर या सहारनपुर। तो बताइए, अगर आपको ग्वालियर के बारे में बताएं तो ग्वालियर में प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा था। तानसेन, अब तानसेन कौन थे तो तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे और इनका मकबरा हमारे उत्तर प्रदेश के ग्वालियर में है। अगर वहीं बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस के मकबरे की तो यह हमारे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया था। तो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से भी और भारतीय इतिहास की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। आपकी श्रृंखला में बेसिक से लेके एडवांस तक के प्रश्न शामिल किए गए हैं। नाव प्रयाग, वाराणसी प्रयाग, कौशाम्बी प्रयाग या कन्नौज प्रयाग। तो हर्षवर्धन के बारे में अगर आपको बताएं तो हर्षवर्धन जो था वह वर्धन वंश का एक शासक था और यह हर 5 साल में प्रयाग में एक मेले का आयोजन कराता था। उसके साथ ही साथ कन्नौज में भी वह धार्मिक सम्मेलन करता था। ये चर्चित हैं। एक बार उसने प्रयाग में एक सम्मेलन किया था, प्रयाग में हर्षवर्धन ने सम्मेलन किया था। उसमें एक चीनी यात्री था ह्वेनसांग। आपको हर्षवर्धन के थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इस प्रश्न के माध्यम से हम, कि हर्षवर्धन का बहुत ही प्रचलित कथा है कि हर्षवर्धन ने प्रयाग में मेले का आयोजन करता है जिसमें वह सभी चीज़ों को दान करता है। तो जब वो सारी चीज़ों को दान कर लेता है तो अंत में एक पुरोहित बच जाता है, दान मांगता है कि मेरे लिए भी कुछ दे दीजिए। तो हर्षवर्धन कहते हैं कि अब तो मैं सब कुछ दान कर चुका हूँ, अब मेरे पास कपड़े के सिवा कुछ भी नहीं है। जो भी मेरी संपत्ति थी मैंने सभी पुरोहितों में तथा गरीबों में बांट दिया। उसके बाद हर्षवर्धन क्या करते हैं कि हर्षवर्धन अपना सारा कपड़ा निकाल के उसे पुरोहित को दान करते हैं। कि हर्ष कितना महान था, कितना महान राजा था कि सब कुछ दान कर दिया, साथ ही साथ अपने कपड़े तक को भी दान कर दिया। तो वहाँ से जितने पुरोहित और गरीब जब जाते हैं तो कहते हैं कि कई राजा देखे पर हर्ष जैसा नहीं, मैंने कई देश देखे पर भारत जैसा नहीं। वास्तव में भारत देश महान है और इसकी महानता हर्ष जैसे लोगों की वजह से है। तो आपको हमने बताया कि हर्षवर्धन 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ करता था। तो 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन हर्षवर्धन कन्नौज और प्रयाग में करता था। ठीक है, इस प्रकार हमारा सही विकल्प है विकल्प डी, कन्नौज और प्रयाग में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1916 में हुई थी। आपको बताना है कि निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1916 में हुई थी। विकल्प हमारे हैं कोलकाता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो आपको बता दें कि वर्ष 1916 में
वर्ष 1916 में हमारे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, वर्ष 1916 में। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा हुई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा हुई थी। बीएचयू की स्थापना, जो आज का हमारा बीएचयू है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना वर्ष 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख तिलहन फसल है। आपको प्रमुख तिलहन फसल बताना है उत्तर प्रदेश का। विकल्प हमारे हैं सूरजमुखी, राई, सरसों, कुसुम या अलसी। तो अगर प्रमुख तिलहन फसल की बात करें तो तिलहन फसल में हमारा उत्तर प्रदेश का प्रमुख राई और सरसों होता है। इसका हमारा सही विकल्प है विकल्प बी, राई व सरसों। अगला प्रश्न है, झील से संबंधित है कि बखीरा झील कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि बखीरा जो झील है वह कहाँ स्थित है। विकल्प हमारे हैं संत कबीर नगर, पीलीभीत, कन्नौज या गोरखपुर में। बताइए मित्रों कि बखीरा झील कहाँ स्थित है। पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत में प्रसिद्ध फुलहर झील हमारे पीलीभीत में। और वहीं अगर कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में देवरिया ताल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि देवरिया ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो हमारे कन्नौज में स्थित है। अगर वहीं गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में रामगढ़ ताल स्थित है। हमारे रामगढ़ ताल हमारे कहाँ स्थित है, गोरखपुर में स्थित है। वहीं अगर संत कबीर नगर की बात करें तो बखीरा झील जो है वह हमारे संत कबीर नगर में स्थित है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है विकल्प ए, संत कबीर नगर। आपके अन्य प्रश्न भी तैयार हो गए। अन्य विकल्प पीलीभीत में फुलहर झील, कन्नौज में देवरिया ताल और गोरखपुर में रामगढ़ ताल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कैमूर वन्यजीव विहार स्थित है। कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है आप बताइए। चंदौली में, मिर्ज़ापुर सोनभद्र में, वाराणसी में या लखीमपुर खीरी में। आपको एक प्रश्न के साथ साथ अन्य विकल्पों पर भी हमने चर्चा कर रहे हैं, जिससे आपके एक प्रश्न के साथ कई और प्रश्न भी तैयार हो जा रहे हैं। तरीके से बनाया गया है कि आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का जवाब दे दिया जाए, अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएं, एक ही प्रश्न के साथ कई प्रश्न तैयार हो जाएं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है। विकल्प हमारे हैं चंदौली, मिर्ज़ापुर सोनभद्र, वाराणसी या लखीमपुर खीरी। अगर चंदौली की बात करें तो चंदौली में चंद्रप्रभा, इस पर हमने भी काफ़ी चर्चा किया है अपने पिछली कक्षाओं में। और वाराणसी में इस पर भी चर्चा किया है। वाराणसी में कौन सा, कछुआ वन्यजीव विहार स्थित है। वहीं लखीमपुर खीरी की बात करें तो लखीमपुर खीरी में किशनपुर वन्यजीव विहार, किशनपुर जो कि दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। किशनपुर वन्यजीव विहार हमारे लखीमपुर खीरी में, और कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में। और चंदौली में बात करें तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। अगर वहीं कैमूर वन्यजीव विहार की बात करें जो हमारे प्रश्न में पूछा गया है तो वह मिर्ज़ापुर व सोनभद्र में पड़ता है। इसका हमारा सही विकल्प है कैमूर वन्यजीव विहार हमारे मिर्ज़ापुर व सोनभद्र में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, यह भी प्रश्न हमारा कराया हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, सहारनपुर में पेपर से संबंधित काम किए जाते हैं। यहीं पर ही स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पेठा उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर है। आपको पेठा उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर बताना है। काफ़ी मशहूर प्रश्न है। वैसे भी हम जानते हैं कि कहाँ का पेठा अधिक प्रसिद्ध है, तो आगरे का पेठा काफ़ी मशहूर माना जाता है, कि जो कि आगरे का जो पेठा होता है वह काफ़ी मशहूर माना जाता है। और अगर वहीं बरेली की बात करें तो बरेली जो हमारा है वह सुरमा उद्योग के लिए। वहीं अगर गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में हमारा अफीम फैक्ट्री स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र अफीम फैक्ट्री है, गाजीपुर में स्थित है। अगर वहीं मेरठ की बात करें तो मेरठ हमारा जो है वह खेल के सामान के लिए काफ़ी प्रचलित है। मेरठ में जो खेल का सामान मिलता है तो वो कहाँ मिलता है, मेरठ में मिलता है। मेरठ जो है वह खेल के सामान के लिए काफ़ी मशहूर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जवाहर नक्षत्रशाला भवन कहाँ स्थित है। आपको जवाहर नक्षत्रशाला भवन के बारे में बताना है कि यह भवन कहाँ स्थित है, जवाहर नक्षत्रशाला। विकल्प हमारे हैं वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर। आप विकल्पों पर चर्चा करते हैं। तो अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में हमारा इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला हमारे लखनऊ में स्थित है। वहीं अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, वीर बहादुर सिंह
आपके एक साथ कई प्रश्न तैयार हो रहे हैं। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है तो वह गोरखपुर में स्थित है। अगर इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला पूछे तो वह हमारे लखनऊ में स्थित है। अगर वहीं जवाहर नक्षत्रशाला की बात करें तो यह हमारे इलाहाबाद में स्थित है। और इलाहाबाद के आनंद भवन, इलाहाबाद का जो आनंद भवन है उसी के परिसर में यह स्थित है। आनंद भवन का, इलाहाबाद में जो आनंद भवन का परिसर है वहीं पे हमारा जवाहर नक्षत्रशाला स्थित है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है जवाहर नक्षत्रशाला हमारे इलाहाबाद में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। आपको बताना है कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। विकल्प हमारे हैं चित्रकूट, सोनभद्र, अलीगढ़ व महोबा। तो आपको बताएं, देखिए प्रश्नों का विकल्प जो है इतने व्यवस्थित तरीके से सेट किया गया है कि जिससे आपको एक प्रश्न के साथ कई प्रश्नों का जवाब मिल जाए, एक प्रश्न के साथ आपके कई प्रश्न तैयार हो जाए। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर सबसे कम की बात करें अनुसूचित जनजाति वाला जिला तो वह चित्रकूट, अगर वहीं सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला की बात करें या सर्वाधिक की बात करें तो वह हमारे कहाँ सोनभद्र में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाले जिले की बात करें तो हमारा चित्रकूट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश से प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार है। विकल्प हमारे हैं जामे जहानुमा, सरदुल अखबार, दैनिक अखबार या बनारस अखबार। यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके भी विकल्प काफ़ी व्यवस्थित ढंग से तैयार किए गए हैं। अगर हम जामे जहानुमा की बात करें तो यह भारत का सबसे पहला उर्दू का अखबार है। यह भारत का पहला उर्दू अखबार है। वहीं अगर बनारस अखबार की बात करें तो यह हिंदी का पहला है, वो भी उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हिंदी का पहला पत्र कौन सा है तो वह हमारा बनारस अखबार है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हिंदी का पहला अखबार कौन सा है तो वह बनारस अखबार है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार की बात करें तो हमारा सरदुल अखबार है। सरदुल अखबार उत्तर प्रदेश से प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार है। अगर इसके प्रकाशन की बात करें तो आगरा कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर सिफेंक ने 1948 में सरदुल अखबार का प्रकाशन किया था। इसका हमारा सही विकल्प है विकल्प बी, सरदुल अखबार। आप इस प्रश्न पर भी गौर करिएगा कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हिंदी का पहला अगर अखबार पूछे तो हिंदी का पहला अखबार क्या होता है, बनारस होता है। हिंदी का पहला अखबार उत्तर प्रदेश से जो प्रकाशित होता है। वहीं भारत का पहला उर्दू अखबार जो है तो वो जामे जहानुमा है। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था तो इसका प्रकाशन कलकत्ता से 1822 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है महिगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है। आपको महिगीर जनजाति के बारे में बताना है। यह भी उत्तर प्रदेश की एक जनजाति है, तो ये बताना है कि यह कहाँ निवास करती है। विकल्प हमारे हैं बिजनौर, सोनभद्र, ललितपुर या। यदि इस प्रश्न में बात करें तो महिगीर जो जनजाति है वह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है। महिगीर जनजाति की बात करें तो यह इस्लाम धर्म के मानने वाली एक जनजाति है। इस्लाम धर्म को प्रश्न पूछता है कि इस्लाम धर्म को मानने वाली कौन सी जनजाति है तो जो महिगीर जनजाति है वह इस्लाम धर्म को मानती है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पाई जाती है। वहीं सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र में हमारी जनजातियाँ अभी हमने पिछले प्रश्नों में काफ़ी चर्चा किया है, जैसे बैगा, पटारी, चेरो, भुइयाँ, ये सब जो जनजातियां हैं वो हमारे कहाँ पाई जाती हैं, सोनभद्र में पाई जाती हैं। वहीं अगर ललितपुर की बात करें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ललितपुर में, हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि कौन सी जनजाति ललितपुर में पाई जाती है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आप अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपको बताना है। तो अगर न्यूनतम जनसंख्या वाली जिला की बात करें तो महोबा जो हमारा है वह उत्तर प्रदेश का सबसे कम अर्थात न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। अगर वहीं सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या हमारे इलाहाबाद में है। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें, अगर प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है तो हमारे इलाहाबाद में। अगर वहीं न्यूनतम जनसंख्या पूछे तो हमारे उत्तर प्रदेश के महोबा में होती है। और महोबा के बारे में बताएं तो महोबा में हमारा पान उद्योग है। महोबा हमारे किस लिए फेमस है, पान के लिए फेमस है। और महोबा में ही पान प्रशिक्षण केंद्र भी
हमारा स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। एक प्रश्न के साथ हम 5-5 प्रश्न को तैयार करेंगे। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की कुल सीटें कितनी हैं? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद की सीटें हैं वह कुल कितनी हैं। विकल्प है 80, 31, 403 या 100। तो विकल्प इस तरीके से बनाए गए हैं कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दे दी जाए। अगर विकल्प ए की बात करें जो कि 80 है, तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं। अगर उत्तर प्रदेश से लोकसभा की सीटें पूछा जाए तो लोकसभा की सीटें जो सांसद होते हैं तो लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं, तो 80 हैं। अगर वहीं राज्यसभा की बात करें तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं। अगर वहीं 403 की बात करें तो 403 विधानसभा की सीटें हैं। विधानसभा की उत्तर प्रदेश में कुल सीटें 403 हैं। वहीं अगर विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में कुल हमारे 100 सीटें हैं विधान परिषद की। इसी प्रकार हमारे एक प्रश्न से कई प्रश्न तैयार हो जाते हैं। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं तो 80 हैं। अगर राज्यसभा में पूछा जाए तो 31 हैं। अगर विधानसभा की बात करें तो 403, वहीं विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं। इसी के साथ आज के हमारे प्रश्न यही समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं और दे सकते हैं अपने सपने को उड़ान, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य आपका सिलेक्शन। तो अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। कल फिर मिलते हैं अपने एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।